हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, दो ध्रुवता का अंत। यानी कि जो दो ध्रुव आपके शीत युद्ध के दौर पर बने थे 1945 में, शीत युद्ध के दौर के वक्त आपके दो ध्रुव का स्टार्ट हुआ था, तो उसका अंत कैसे हुआ आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे दो ध्रुव का अंत आखिर हुआ कैसे। शीत युद्ध के कारण दो ध्रुव का अंत हुआ कैसे, क्योंकि शीत युद्ध हमारा 1945 से स्टार्ट हुआ था, इसी के कारण दो ध्रुव का उदय हुआ था और इसी के कारण उसका अंत भी हुआ। हाउ, कैसे, आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि इसका अंत कैसे हुआ। तो दो ध्रुव जैसे कि हम जानते हैं यूएसए और यूएसएसआर यानी अमेरिका और सोवियत संघ, ठीक है। अब शीत युद्ध के दौर पर दोनों के बीच में क्या चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई चल रही थी, हथियारों की होड़ चल रही थी। दोनों ही राष्ट्र एक दूसरे को हराने के पीछे थे, जिसकी वजह से अब भाई दोनों में से किसी एक ही विचारधारा का कुछ हो सकता था, दोनों का तो नहीं हो सकता था। जब इसका विघटन हुआ, पहले ही विघटन हुआ किसका, अंत हुआ किसका, यूएसएसआर का हुआ, वो भी उसके आंतरिक मामलों के कारण, और जो अमेरिका है उसका वर्चस्व नजर आया। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सोवियत संघ जो था उसकी सोवियत प्रणाली कैसी थी, कब हुई। सोवियत प्रणाली सोवियत संघ की स्थापना से ही हुई। सोवियत प्रणाली जब सोवियत संघ की स्थापना हुई तभी सोवियत प्रणाली का उदय भी हुआ। अब यहाँ पे साम्यवादी क्रांति हुई। साम्यवादी क्रांति वह क्रांति जब 1917 में रूस में साम्यवादी विचारधारा के लिए जो क्रांति की गई, जिसमें सोवियत संघ की स्थापना हुई। इसके अंदर साम्यवादी क्रांति में 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई, जिससे सोवियत संघ की स्थापना हुई। यानी कि साम्यवादी क्रांति हुई, साम्यवादी विचारधारा का फैलाव हुआ और वहाँ पे सोवियत संघ की स्थापना हो गई। अब सोवियत संघ की स्थापना हो गई, फिर सोवियत संघ की विशेषताएं पढ़ लेते हैं, सोवियत संघ के बारे में पढ़ते हैं। पहले सोवियत संघ कैसा था। सोवियत संघ जो था वो 15 गणराज्यों का समूह था, ठीक है। सोवियत संघ विकसित अर्थव्यवस्था, उन्नत संचार प्रणाली, ऊर्जा संसाधन उसके पास थे भाई, विकसित अर्थव्यवस्था थी, उन्नत संचार प्रणाली थी, ऊर्जा संसाधन भी उसके पास थे, खनिज तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद भी उसके पास था। और सोवियत संघ समता मूलक समाज की स्थापना करता है। समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत करने वाला सोवियत संघ ही था। न्यूनतम जीवन, लोक कल्याण की सुविधाएं, शिक्षा, बेरोजगारी नहीं। अब हम पढ़ते हैं सोवियत संघ की विशेषताएं। सोवियत संघ की विशेषताएं क्या थी? लोगों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना व उन्नत संचार प्रणाली, यानी कि जो उनकी संचार प्रणाली थी वो बहुत उन्नत थी। साम्यवादी अर्थव्यवस्था, नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया और विशाल ऊर्जा संसाधन भी इनकी विशेषताएं थी। बेरोजगारी नहीं थी, कल्याण को बढ़ावा देते थे। न्यूनतम जीवन स्तर में हम देखें तो सोवियत संघ अपनी जनता को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करती थी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था ये समता मूलक समाज की स्थापना करती थी। उन्नत संचार प्रणाली, ये संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी, जिससे ये सारी चीजें अपने घरेलू उद्योगों में ही बनाते थे, चाहे वो सुई हो या फिर कार हो, ये स्वयं ही अपनी सारी चीजें बनाते थे। इसके बाद विशाल ऊर्जा संसाधन, इनके पास ऊर्जा संसाधन का विशाल खदान था, स्टॉक था। बेरोजगारी नहीं थी, सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी, ठीक है। और कल्याण को बढ़ावा देना, ही सोवियत संघ अपने समाज के लोक कल्याण को बढ़ावा देता था, जिससे सामाजिक स्थिति में स्थिरता रहती थी। भाई जब इतनी सारी चीजें, इनमें अच्छाई भी थी, हाँ थोड़ी सी बुराई थी, जैसे कि नौकरशाही, तो इनका अचानक ऐसे क्या हो गया जो विघटन हो गया, क्या कारण रहे, ये जानने की बड़ी ही मन में इच्छुकता आती है कि भाई जब ये इतने उन्नत थे, इनके पास इतना सब कुछ था, तो हाउ, कैसे इनका विघटन हो गया, कैसे इनका डी एंड हो गया। चलो तो हम अब जानते हैं कि इसका डी एंड हुआ कैसे। जहाँ पे इनकी अच्छाइयाँ थी वहाँ पे कुछ विफलताएं भी रहीं। कैसी कि सोवियत प्रणाली की विफलताएं क्या थी कि पहला तो ये एक दलीय शासन था। यूएसएसआर में दूसरा दल बनाने की अनुमति ही नहीं थी, सिर्फ एक ही दल की राजनीति थी। भाई जहाँ पे एक ही दल होगा तो वहाँ चुनाव कैसे होगा। हाँ, अब मैं आपसे कह दूं कि मैंने आपको एक कप कॉफी दी है, तो बताओ कॉफी चुनोगे या कुछ और। भाई अब तो कहोगे भाई पगला गई हो शायद। हाँ, कॉफी तो एक ही कप है। दलीय शासन से तो भाई अब लोगों में क्या होगा, आक्रोश फैलेगा कि यहाँ पे तो चुनाव के लिए कोई पार्टी ही नहीं दी जाती, जिससे क्या होता है, जिससे लोगों में
आक्रोश पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है। एक विफलता थी ये सोवियत प्रणाली की। अब दूसरी चीज़ ये कि स्वतंत्रता पे अंकुश था। भाई स्वतंत्रता पे अंकुश जब आप लगा दोगे तो कौन राष्ट्र खुश रहेगा, कौन जनता खुश रहेगी? यदि हम आपके ही घर से आना जाना बंद करा दें, आपकी मम्मी पापा जो भी हैं आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, आपकी फ्रीडम रोक रहे, तो आपको भी तो गुस्सा आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे स्वतंत्रता पे अंकुश था। भाई कोई कुछ कह ही नहीं सकता था, कोई अपनी नाराजगी नहीं जाहिर कर सकता था, तो कैसी सरकार फिर जो सुनने के काबिल भी नहीं है। कुछ ऐसी भी इनकी विफलताएं रही। यूएसएसआर में स्वतंत्रता पे अंकुश था, जिससे जनता अपनी असहमति भी जाहिर नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्वतंत्रता पर अंकुश था। भाई इसीलिए तो नहीं कर पाती थी। और दूसरी चीज़ ये, यदि उसको जाहिर करनी भी होती थी तो या तो वो चुटकुले में करती थी या फिर ऐसी शायरियों में करती थी। दूसरी चीज़ कि रूस का प्रभुत्व बहुत था। सोवियत प्रणाली जो थी, सोवियत संघ जो था, 15 गणराज्यों का समूह बेशक था, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर रूस का प्रभुत्व ज़्यादा था। इसके बाद सोवियत प्रणाली में रूस का प्रभुत्व अधिक नजर आया। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय पर रूस को ही महत्व दिया जाता था, जिससे और देशों में क्या होती थी, आक्रोश की भावना पैदा होती थी। आर्थिक कठिनाइयां, धीरे धीरे सोवियत संघ में आर्थिक कठिनाइयां बढ़ती जा रही थी, जिससे इसकी विफलता का कारण बनी। बिल्कुल, जो आर्थिक संकटता कहते हैं कि बाहर के मारे ना मारे, पर अंदर के जो हमारे प्यारे हैं वो जरूर मार देते हैं। यदि खुद का ही सिक्का खोटा हो तो कैसे चलेगी दुनिया, है ना? होता है ना कि खुद का ही सिक्का हमारा खोटा है तो हम कैसे करेंगे फिर कुछ। तो कुछ इसी प्रकार इनका भी था। जब इनके खुद ही आंतरिक मामले खराब थे तो ये बाहरी मामले कैसे झेलेंगे? हथियारों की होड़ में इन्होंने अपने आप पे बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया और अपनी अर्थव्यवस्था खराब कर ली, जिससे इनके ऊपर आर्थिक कठिनाइयाँ आ गई, आर्थिक संकट इनके ऊपर आ गए। उसके बाद जैसे कि आप खुद ही देख लें, यदि आप भी ऐसा करते हैं अपने साथ, आप दूसरों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, अपने आप पे ध्यान नहीं देते, तो क्या होगा? वो तो भाई आगे निकल जाएगा, पर कहीं ना कहीं आप खुद को पीछे छोड़ दोगे। तो इसीलिए सबसे पहले खुद पे ध्यान दें, खुद पे भरोसा रखें, अपने आप पे वर्क करें। किसी और पे ज़्यादा अट्रैक्शन से अच्छा है कि आप खुद पे वर्क करें, वो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट कि नौकरशाही का शिकंजा। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, जिसके कारण जनता में आक्रोश बढ़ा व असंतोषजनक रूप से वह बाहर आया, वह विफलता का कारण बना। यस, नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। जो सरकारी नौकर थे वो अपनी ही चलाते थे, क्योंकि भाई सार्वजनिक प्रणाली वहाँ पे अपनाई जाती थी। हाँ, साम्यवादी व्यवस्था थी वहाँ पर। तो इससे क्या था, नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया और लोगों में इसी तरीके से असंतोषजनक रूप से ये जो क्रोध था, ये जो आक्रोश था, ये बाहर आया, जो कि इनकी विफलता का कारण बना और कहीं ना कहीं विघटन का भी कारण बना। अब इतना सब कुछ हुआ, विघटन भी हो गया भाई, है ना? विफलताएं थी, तो विघटन का कारण कहीं ना कहीं जो माना जाता है, वो माना जाता है गोर्बाचोव की नीतियाँ। गोर्बाचोव कौन थे? कहीं ना कहीं जो विघटन का कारण माना गया वो मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियों को ही माना गया। मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। उन्होंने पुनर्रचना और खुलेपन की आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार का आरंभ किया। यानी उन्होंने 2 नीतियां अपनाई, पुनर्रचना और खुलापन, जिसमें उन्होंने अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। ये सोवियत संघ के थे राष्ट्रपति, जिन्होंने अमेरिका से जो हथियारों की होड़ हो रही थी उस पर रोक लगाई। और तो और अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना को वापस बुलाया। वह जर्मनी के एकीकरण के सहायक रहे। यस, जो जर्मनी की दीवार थी बर्लिन, उसके भी एकीकरण के सहायक गोर्बाचोव ही थे। ठीक है, उन्होंने शीत युद्ध भी समाप्त किया और सोवियत संघ के विघटन पर आरोप लगाया। यानी कि उसके बावजूद भी सोवियत संघ के विघटन के कारण उनकी नीतियों को और उनके सोवियत संघ के विघटन के कारण ही गोर्बाचेव को माना गया। पुनर्रचना ये गोर्बाचेव की आर्थिक व राजनीतिक नीति में से एक थी, जिसमें आर्थिक व राजनीतिक ढांचे में बदलाव लाए, उदारवाद की ओर गए। और खुलापन क्या था कि गोर्बाचेव की नीति खुलेपन की, जिसमें व्यापारों को मुक्त कर आर्थिक ढांचे को नई किरण दी। परंतु फिर भी यूएसएसआर का विघटन हो गया। उन्होंने खुलापन लाए, व्यापारों को मुक्त किया, पर उसके बावजूद भी हो गया। क्यों हुआ, चलो हम आगे जानते हैं कि इसका कारण क्या रहा होगा।
आए अब मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव जैसे कि हम जान चुके हैं ये अंतिम राष्ट्रपति थे। विघटन का कारण इन्हें ही माना जाता है। इन्होंने 2 राजनीतिक सुधार किए थे, पुनर्रचना, खुलापन, जो भी हमने पढ़ा। विघटन के कारण क्या थे कि पूर्वी जनता का आक्रोश, पूर्वी जनता जो थी सोवियत संघ से मिली हुई जो थी, उनका आक्रोश बढ़ने लगा था। बर्लिन की दीवार का टूटना, निरंकुश तानाशाही और फिर तख्ता पलट, फिर आंतरिक संकट और स्वतंत्रता पे अंकुश, ये विघटन के कारण बने। पूर्वी जनता का आक्रोश, पूर्वी जनता में क्रोध बढ़ता नजर आया, जिससे जनता पूर्ण रूप से क्रोध में भड़की हुई थी। वे अब खात्मा करने की तैयारी थी, यानी खात्मा करने को तैयार थी कि अब उसे रहना ही नहीं था। बर्लिन की दीवार का टूटना 1981 में ये तोड़ी गई थी, 1961 में बनाई गई थी। तो जर्मनी की राजधानी में बनी दीवार, जिसे बर्लिन व जर्मनी का दोनों भागों में बंटवारा कर दिया, यानी बर्लिन के इसने क्या करा कि जो जर्मनी था उसकी जो राजधानी बर्लिन थी उसमें एक दीवार खड़ी करी गई, क्या, जिसे बोला जाता था बर्लिन की दीवार। ये दीवार ने 2 खेमों में दुनिया को बांट दिया, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। सबसे पहले बंटवारा यहीं हुआ था, जिस कारण ये माना जाता है कि हाँ, यहीं से इनके बंटवारे की शुरुआत हुई थी। और तो और जिससे पूर्वी व पश्चिमी कहा जाता है। ये दीवार 155 किलोमीटर लंबी थी, यानी अगर हम फीट के हिसाब से जाने तो 13 फीट। जिस दीवार को पूर्वी जर्मनी के लोग ने अपने आक्रोश में आकर तोड़ डाला, क्योंकि वह खुद अपनी सरकार से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और निरंकुश शासन, नौकरशाही भी था, निरंकुश शासन भी था। यूएसएसआर में नौकरशाही शासन से जनता पर आक्रोश बढ़ा, जिससे वह भड़की व असंतोषजनक रूप से दिखाकर वह विघटन का कारण बना। तख्ता पलट भी हुआ और 1991 में एक तख्ता पलट हुआ, जिससे जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था। अब ये भी था कि एक विघटन का कारण मिला, क्यों, क्योंकि जनता अब तख्ता पलट बोरिस येल्त्सिन के अध्यक्षता में हुआ था। तो तख्ता पलट करने के बाद अब जो थी जनता को स्वतंत्रता का पता चल गया था कि स्वतंत्रता किस काम में है, क्या है। तो अब कोई भी क्या नहीं करना चाहता था, अब कोई भी पुनर्रचना हो या फिर कुछ भी हो, वो अपने आक्रोश के कारण आगे बढ़ना चाहता था। और तो और अब कुछ भी चीज़ ऐसी वो नहीं यूज़ करना चाहता था कि जिससे वो वापस अपनी स्वतंत्रता खो दे। विघटन तो हो गया, ठीक है, विघटन के कारण तो पता चल गए। अब विघटन हो गया और उसके क्या परिणाम रहे, ठीक है। विघटन के परिणाम, शीत युद्ध का दौर समाप्त हुआ। जैसे विघटन हुआ, शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया। उसके बाद यहाँ पर अमेरिकी वर्चस्व का पूरे राष्ट्र में एक अलग ही बोलबाला हुआ, एक अमेरिकी वर्चस्व स्टार्ट हुआ, जिसके कारण स्वतंत्र राष्ट्र का उदय भी हुआ। इसके बाद धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना सभी राष्ट्रों में उत्पन्न होती गई और यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना भी हुई। इसके साथ साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रभुत्व पूरी दुनिया पे दिखाई दिया और दूसरी दुनिया का अंत होता नजर आया। साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका पॉइंट है कि शॉक थेरेपी का बढ़ना विघटन के परिणाम के रूप में सामने आया। तो शीत युद्ध का अंत विघटन के परिणाम के रूप में शीत युद्ध का अंत सामने आया, जो धरातल रूप से आवश्यक था। शीत युद्ध जो था उसका अंत हो गया जब विघटन हुआ यूएसएसआर का, तो उसके परिणाम के रूप में शीत युद्ध का भी अंत हो गया। अमेरिकी वर्चस्व, अब विघटन के पश्चात विश्व में एक ही महाशक्ति बची थी, सिर्फ यूएस से अमेरिका, जिसका वर्चस्व ही सिर्फ पूरे देश पे उसी का वर्चस्व नजर आया, पूरे राष्ट्रों पे, पूरे वर्ल्ड पे अमेरिकी वर्चस्व नजर आया, अमेरिकी वर्चस्व नजर आया पूरे वर्ल्ड पर। स्वतंत्र राष्ट्र का उदय, विघटन के बाद अब भी राष्ट्र यूएसएसआर से अलग हो गए व धीरे धीरे सभी अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बनने लगे। राष्ट्रवाद की भावना, विघटन के बाद सभी राष्ट्रों में स्वतंत्र की भावना पैदा हुई, साथ ही सभी राष्ट्रों की राष्ट्रवादी भावना भी पैदा हुई। लोकतंत्र की स्थापना, विघटन के बाद धीरे धीरे राष्ट्रों में लोकतंत्र की स्थापना होनी शुरू हो गई। तो ये थे विघटन के परिणाम। अच्छा, अब हमने जान लिया कि विघटन क्यों हुआ, क्या विफलताएं रही, कैसी प्रणाली थी, क्या कारण थे और क्या परिणाम हुए। ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि विघटन के परिणाम और कारण बताएं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट आता है इसका कि दूसरी दुनिया का अंत हो गया। यस, विघटन के पश्चात दूसरी दुनिया का अंत हो गया, जिससे सोवियत संघ कहा जाता था।
अब सोवियत संघ खत्म हो गया था, पूंजीवाद का प्रभुत्व नजर आया। सोवियत संघ के विघटन के बाद पूंजीवाद का प्रभुत्व ही पूरे विश्व पर नजर आया। साथ में शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी एक ऐसी नियोजित अर्थव्यवस्था को एक बाजार अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए एक साथ लागू होने वाली नीतियों का समूह है। यानी शॉक थेरेपी वो है जहाँ पर निजी अर्थव्यवस्था में बदल जाती है सारी नियोजित अर्थव्यवस्था, यानी जो सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र है निजी क्षेत्र की ओर जाना ही शॉक थेरेपी कहा, जो कि 1990 में अपनाई गई थी। शॉक थेरेपी को गिरास-सेल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा पूछा जाता है कि शॉक थेरेपी को गिरास-सेल क्यों कहा जाता है। तो शॉक थेरेपी ने 1500 बैंक दिवालिया हो गए। तकरीबन 90% यानी 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनी के हाथों बेच दिया गया। सरकारी रियायतों की समाप्ति कर दी गई और सरकारी रियायतों की समाप्ति कर दी गई। रूसी मुद्रा रूबल का मूल्य में गिरावट भी आई। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमने शॉक थेरेपी के साथ साथ देखी व जानी। तो आज का टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है। वीडियो लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि टॉपिक आपको कौन सा समझना है। इसके बाद हम फिर इंशाल्लाह वो वीडियो डालेंगे। और हाँ, यदि आपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी अभी तक कोल्ड वॉर एरा की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप देख लें वहाँ जाके, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें से यदि आप इसमें कुछ डालेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जैसे क्यूबा मिसाइल संकट है, नाटो सीटो सेंटो के बारे में, यदि आप इसमें इंक्लूड करेंगे तो हाँ, आपका पैटर्न एग्जाम का थोड़ा अलग हो जाएगा और आपको मार्क्स भी इंक्रीजमेंट करके मिलेंगे। बाकी आप अच्छे से पढ़ें, लिखें और एग्जाम्स की तैयारी करें। ओके, बाय, थैंक यू।